सभी को मेरे ओर से स्नेह भरा नमस्कार। और जैसे कि जानते हो सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज हम लोग 78 इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं। भारत को आज़ादी मिला 15 अगस्त 1947 को, और तब से लेके अभी तक भारत अपने तरीके से इतिहास लिख रहा है। हालांकि जो भी हमें मिला है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा, हमें हिस्ट्री को खंगालना होगा। शुरुआत करें तो करें कैसे? यदि भारत जो अभी अब हम लोग भारत देखते हैं और जो भारत का कल्पना करते हैं, एंशियन इंडिया में ऐसा नहीं था, ना ही ऐसा मेडिवल इंडिया में था। ये भारत का जो ये पॉलिटिकल यूनिटी हुआ है, इसका यदि श्रेय देना होगा तो 1860 का उस समय को देना होगा, जहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हो गया था भारत में। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कि हमारा है, बट एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने के पीछे बहुत सारे लोगों का बलिदान है। हालांकि हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से बोल देते हैं गांधी जी इज़ द फादर ऑफ नेशन। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं हो सकता कि गांधी जी इज़ द फादर ऑफ नेशन, बट एट द सेम टाइम और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं और अलग अलग कालखंड में रहे हैं। यदि मैं बात करूं 1820 में, तो राजा राम मोहन रॉय, उनका भी कंट्रीब्यूशन नहीं भूलना चाहिए, जिनके प्रयास की वजह से सती सिस्टम खत्म हुआ। यदि सोसाइटी में कोई भी बुराई खत्म होता है तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की तरफ ही सोसाइटी जा रहा है। चाहे वो आर्य समाज हो, चाहे ब्रह्म समाज हो, चाहे आर्य समाज हो, चाहे दयानंद सरस्वती हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, ये फर्स्ट जनरेशन के बहुत बड़े लीडर सब थे, रिफॉर्मर्स सब थे। और यदि मैं इन लोगों को फ्रीडम फाइटर कहूँ तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगा, क्योंकि जो भूमिका जो तैयार किया इन्हीं लोगों ने तैयार किया। और उसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होना, और उसके बाद मॉडरेट्स का आना, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कांग्रेस लीडर्स, चाहे वो फिरोज शाह मेहता हो, चाहे दादा भाई नारोजी हो, चाहे आरसी दत्त हो, बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट किया है हमारे कंट्री के लिए। और उसके बाद तिलक जी का आना, बीजी तिलक, लोकमान्य तिलक, और उनका लिखा हुआ चीज केसरी मराठा, ये अपने आप में गजब चीज़ है, अपने आप में अद्भुत चीज़ है कि हर जनरेशन में, हर कालखंड में ऐसे बड़े बड़े नेता आए हैं, ऐसे बड़े बड़े लीडर आए हैं जिन्होंने भारत को एक रास्ता दिया है। अब शिवाजी फेस्टिवल का मैं बात करूं, या फिर मैं बात करूं गणपति फेस्टिवल का, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का किसी ने बीज बोया है तो बीजी तिलक है, बाल गंगाधर तिलक है। हमें तिलक जी का भी योगदान नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन। देखो ब्रिटिश का देखोगे, ये जो अंग्रेज है, जितना पॉलिसी देखो इनका, चाहे वो लैंड पॉलिसी देखो, चाहे रेवेन्यू पॉलिसी देखो, कुछ भी पॉलिसी देखोगे तो सब में ही इसका अपना स्वार्थ छिपा था। बट वही बात है, हम बेबस थे, हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि एक बार यदि तंत्र आ जाए किसी के अंदर तो उसको हटाना मुश्किल हो जाता है। बट हम लड़ते रहे। 1906 में हमने स्वदेशी आंदोलन खड़ा किया। वही स्वदेशी आंदोलन जो आने वाले समय में भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाथ बना। उसके बाद गांधी जी का एंट्री होना 1915 में। और गांधी जी, देखो गांधी जी नेशनल हीरो तो है ही, मगर गांधी जी बहुत पहले ही नेशनल हीरो बन गए थे। सभी लोग को लगता है कि गांधी जी अचानक आए भारत में और उन्होंने करके दिखाया। नो, गांधी जी से पहले ही गांधी जी बन गए थे। गांधी जी का दृढ़ता, गांधी जी का संकल्प, साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने सत्याग्रह किया है, उसी का रेप्लिका, उसी का मैनिफेस्टेशन, उसी का रिफ्लेक्शन तुमको इंडिया के सोइल में भी दिखेगा। 1915 के बाद आना और एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किए गांधी। गोपाल कृष्ण गोखले उनके पॉलिटिकल गुरु रहे हैं। उनके रिक्वेस्ट, उनके सुझाव से, उनके एडवाइस से
गांधी जी लगभग 1-1.5 साल तक पूरा भारत भ्रमण किए हैं। ये सीखने वाला चीज़ है सभी के लिए कि हमें चाहिए सलूशन, पर पहले प्रॉब्लम समझना होगा ना कि प्रॉब्लम क्या है। अब आगे एकदम उठा के कि हम सॉल्व कर देंगे, नो, पहले प्रॉब्लम समझो, बारीकी समझो कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल के लिए क्या दिक्कत है, फार्मर्स किस चीज़ से परेशान है, इंडस्ट्री किस तरह से परेशान है। तो जितना भी चीज़ है वो समझने का प्रयास किए, और उसी बीच में होम रूल मूवमेंट भी चल रहा था। होम रूल मूवमेंट भी चल रहा था एनी बेसेंट का और तिलक जी का। तो देखो जितना भी पॉलिटिकल वैक्यूम रहा है बीच में, जैसे एग्जाम्पल समझो कि 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया, स्वदेशी मूवमेंट के बाद सूरत स्प्लिट हुआ है। एक्चुअली मैं मॉडर्न इंडिया ही कवर कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। 1907 में जब सूरत स्प्लिट हुआ है तो उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, जो गर्म दल है और नरम दल है, दोनों अलग हो गए, और इसका नुकसान ही हुआ है भारत को, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो वहाँ से भी सीख सकते हैं कि सबको यूनाइटेड होकर चलना चाहिए। अच्छा, अंग्रेज ने किया क्या? फुट डालो राज करो, एंड वी इंडियंस, थोड़ा गड़बड़ी तो रहा है। अभी चलो हम लोग यूनाइटेड है और यूनाइटेड ही रहना चाहिए। जब हम लोग बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत का, तो जब तक हम लोग यूनाइटेड नहीं रहेंगे तब तक एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं हो सकता। विवाद से विश्वास होना चाहिए, समझ रहे हो ना, विवाद से विश्वास होना चाहिए। जो भी कन्फ्लिक्ट है, जैसे एक घर के अंदर कुछ भी कन्फ्लिक्ट हो तो आपस में ही सुलझा लो, अन्यथा बाहर के लोग इसका मिसयूज़ करेंगे, गलत तरीके से इसका यूज़ करेंगे, और यही अंग्रेज ने किया। तो 1907 का सूरत स्प्लिट, उसके बाद पॉलिटिकल वैक्यूम। पर देखो अच्छी बात यह कि जितना भी वैक्यूम आया है, जितना भी गैप आया है, उस गैप को किसी न किसी तरीके से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ने भी भरा है। यही रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का बात कर रहा हूँ, जिससे भगत सिंह आते हैं, सुखदेव आते हैं, राजगुरु आते हैं, और 1920s में इन्होंने क्या करके दिखाया है तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। फरवरी 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने शहादत दे दिया देश के लिए। और एज कितना था, उम्र कितना था इनका? 30 साल भी नहीं हुआ था। और देखो अभी तक हमें याद है कि भगत सिंह कौन है, वी नो कि भगत सिंह कौन है। तो काम ऐसा करो ना, उम्र मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपका डेडिकेशन। अच्छा, स्वामी जी कितना साल जिए? मुश्किल से 35 साल, 33, 34, 35 साल। हर कोई याद करता है कि स्वामी जी कौन है। विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, जो उनका शिकागो का पार्लियामेंट का जो स्पीच है, अभी भी बहुत उतना ही लोकप्रिय है, और अभी भी हमारे यूथ के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। तो खैर, थोड़ा इंडियन नेशनल मूवमेंट का चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। 1917 में होम रूल मूवमेंट, उसके बाद गांधी जी का आना और गांधी जी का एक्सपेरिमेंट, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। अब गांधी जी लोकल लीडर नहीं रहे हैं, गांधी जी अब नेशनल लीडर बन गए हैं जी। सबको विश्वास है कि यही आदमी है जो आज़ादी हमें दिला सकता है। और गांधी जी का तरीका देखो ना, तरीका देखो, पैसिव रेजिस्टेंस, सत्याग्रह। गांधी जी आह्वान करते थे अपने सभी सत्याग्रही से कि आपको एनिमी के विरोध में नहीं लड़ना है, एनिमी के जो दिल में जो बुराई है उससे लड़ना है। अब ये तो कॉमन मासेस का, कॉमन आदमी का, सामान्य मानवी का इस तरह का सोच नहीं हो सकता है। नहीं, यदि मान लो कि एनिमी आया, दुश्मन आया तुमको मारने के लिए, यदि तुमको सता रहा है, तो जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा, नफरत आएगा, लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस आएंगे। बट देखो इस बीच में ऐसे शख्सियत का एंट्री होता है जो कहता है कि नो, हम अपना मांग को पूरा करेंगे, बट शांति तरीके से सत्याग्रह करेंगे। और धन्यवाद है गांधी जी को कि उन्होंने एक बहुत बड़ा रास्ता हमें दिया है। अभी भी देखते हो ना, कुछ भी होता है तो लोग अनशन पे बैठते हैं, सब गांधी जी का ही दिया चीज़ है ये। गांधी जी ने एक पूरी तरीके से एक पॉलिटिक्स सेट करके गए हुए कि पॉलिटिक्स, हेल्दी पॉलिटिक्स होना चाहिए तो इस तरह होना चाहिए। तो गांधी जी को क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। गांधी जी जब से भारत में आए तब से अकेला लीड किए हैं, हालांकि बाकी लीडर्स का भी उतना ही योगदान है। 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होना, उसके बाद फिर चौरी चौरा का इंसिडेंट, जान ही रहे हो, गोरखपुर का, रोकना पड़ा।
गांधी जी को लग रहा था कि 1 साल के अंदर ही स्वराज मिल जाएगा, बस स्वराज इतना आसान नहीं है, आज़ादी इतना आसानी से मिल जाए तो फिर हो गया नहीं, संघर्ष करना पड़ता है, बहुत संघर्ष, लंबा संघर्ष चला, फिर चरखा चलाए, लोगों को जगाए, एससी के लिए काम किया गया, महिला उत्थान के लिए काम किया गया, फिर आया समय 1930 का, सीडीएम लॉन्च होगा, गांधी इरविन पैक्ट हुआ जी, समझे, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, फिर सीडीएम को बंद किया गया, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, तीनों में बी आर अम्बेडकर थे, तेज बहादुर सप्रू थे, और गांधी जी 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गए थे, बट हुआ कुछ नहीं, क्योंकि जो भारत के जो लोग हैं, भारत के जो सेक्शंस ऑफ पीपल है, उसी में कन्फ्लिक्ट था। तो फिर इंडिया आए तो इंडिया में गिरफ्तार कर लिया गया गांधी जी को। मैं देखो, ये भी गांधी जी सीखने वाली बात है, गांधी जी कितने बार जेल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। यदि हम सोच लिए हमको काम करना है, चाहे हम घर में रहे चाहे हम बाहर में रहे, हम करके दिखाएंगे ना, वो करके दिखाएंगे। यूरोवेदा जेल से ही उन्होंने कितना मूवमेंट तैयार किया ना, और आया जो सबसे भयानक मूवमेंट भारत में आया, डेट इज क्विट इंडिया मूवमेंट, देश छोड़ो आंदोलन 1942 का 8 अगस्त 1942। ये जो शब्द है क्विट इंडिया मूवमेंट, ये किसने दिया था? यूसुफ मेहरौली ने दिया था। वही शख्सियत जिसने साइमन गो बैक का नारा भी दिया था, यूसुफ मेहरौली, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है। जैसे सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल का लिखा हुआ चीज़ है ये, और विद्यार्थी थे वो अपने मैगजीन में लिखे थे, बहुत पॉपुलर हो गया था। और ये जो शब्द है सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, ये कितने जनरेशन को मोटिवेट किया है। वंदे मातरम गाते हैं ना अभी हम लोग, वंदे मातरम, ये कहाँ से आया? ये स्वदेशी मूवमेंट, 1906 का स्वदेशी मूवमेंट से वंदे मातरम पॉपुलर हुआ है, समझ रहे हो ना। तो जितने भी स्लोगन है सबका अपना रेलेवेंस है, सबका अपना इंपॉर्टेंस है। हाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट, अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट से ब्रिटिश को लग गया कि अब इंडियंस लोग को चाहिए, अब इन लोगों को लॉलीपॉप देने से नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना, नहीं चलेगा जी। अब ये लोग दुनिया भर का रिफॉर्म्स लाया, 1909 का मोर्लेमेंट रिफॉर्म्स, फिर 1918-19 का तुम्हारा मोंटागू चेंज फॉर रिफॉर्म्स, फिर उसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सब में थोड़ा थोड़ा था, लो ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, पूरा नहीं देंगे, स्वराज नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। हम स्वराज लेंगे ना, लेंगे स्वराज, क्यों नहीं लेंगे हम? मतलब इतना लंबा संघर्ष चला, स्वराज क्यों नहीं चाहिए हमें? तो 1942 का ये क्विट इंडिया मूवमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि भारत को अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, भारत को अब पूरा अपना तकदीर तय करने के लिए पूरा जमीन चाहिए, पूरा लैंड चाहिए और नेशन चाहिए भारत को। और उसके बाद देखो, कहते हैं ना कि पूरा जो ब्रिटिश हिला है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट्स तो हिल ही गया है। उसके बाद नेवल म्यूटिनी भी हुआ है 1946 में। देखो, कोई भी तंत्र को चलाने के लिए आर्मी का जरूरत होता है, पुलिस का जरूरत होता है, स्पेशली आर्मी का, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी आर्मी ही करते हैं। नेवल म्यूटिनी मतलब क्या है कि आर्मी ने ही विद्रोह कर दिया अंग्रेज के अगेंस्ट। अब क्या करेगा अंग्रेज? अब तो जाना ही होगा, तो थोड़ा प्यार से चले जाते हैं ना, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर करते हैं ना, ताकि इतिहास जब लिखा जाए तो ये लिखा जाए कि बढ़िया से पावर ट्रांसफर कर दिया गया। यदि नहीं भी करता तो हम तो अब ले ही ले रहे थे, मिल ही जाता हमको। और दुख की बात यह है कि भारत 2 हो गया, कुछ नेता के वजह से भारत 2 हो गया, बहुत सारे दंगे हुए, हालांकि उस साइड में हम नहीं जाएंगे, बात समझ रहे हो ना। अब फाइनली जो सपना हमने 80s में देखा, यानी कि 1800 में देखा, 1900 में देखा, जो हमने 1857 में भी कल्पना किया था, वो फाइनली जाके हमें 1947 में मिला है। लंबा संघर्ष है। 15 अगस्त 1947 कोई इवेंट नहीं है, कोई घटना नहीं है, वो प्रक्रिया है बहुत समय का वो, और उसमें कितने लोगों ने अपना आहुति दिया है। दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म, यही राष्ट्रवाद है उस समय के लिए। उस समय के लिए क्या है? राष्ट्रवाद है। इस सभी को मिलके अंग्रेज के विरोध लड़ना है, कि कॉमन एनिमी कौन है? अंग्रेज से लड़ना है। तो सवाल ये उठता है कि अभी नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है फिर, क्योंकि सभी रिलेटिव टर्म है।
उस समय तो कॉमन एनिमी कौन था? अंग्रेज था। अंग्रेज से लड़े, देश को आज़ादी मिला, और 1947 से हम अपना तकदीर स्वयं लिख रहे हैं। तो अभी नेशनलिज्म का मतलब क्या होगा? क्या होगा नेशनलिज्म का मतलब? अभी क्या झंडा फहराना नेशनलिज्म है? हाँ, उसका एक रिफ्लेक्शन है, मैनिफेस्टेशन है। आज जो हम लोग यहाँ पे समारोह कर रहे हैं, क्या ये नेशनलिज्म है? बिल्कुल नेशनलिज्म है, रिफ्लेक्शन है। तो अभी जो नेशनलिज्म का मतलब होगा प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट, अभी नेशनलिज्म का मतलब होगा प्रॉपर एजुकेशन, अभी नेशनलिज्म का मतलब होगा विवाद से विश्वास, अभी नेशनलिज्म का मतलब होगा पॉजिटिव माइंडसेट, अभी नेशनलिज्म का मतलब होगा बेटर टेक्नोलॉजी, अभी नेशनलिज्म का मतलब होगा लेस सोशल मीडिया, अभी नेशनलिज्म का मतलब होगा पढ़ाई लिखाई। समझ रहे हो ना? और अभी नेशनलिज्म का मतलब होगा कि अपने कल्चर में प्राइड लेना। अरे कितना दिन तक डिनर टेबल में खाते रहोगे तुम लोग? हाँ, समझ रहे हो ना? कितना दिन तक पिज्जा खाते रहोगे स्टूडेंट्स? अपना भी, और ऐसे भी पिज्जा में जान ही रहे हो ना, बहुत फैट होता है, ट्रांस फैट होता है। तो नेशनलिज्म का परिभाषा बदल चुका है विद्यार्थी लोग, बात समझो। अंग्रेज अब नहीं रहा कॉमन एनिमी, अंग्रेज चला गया है ना? अंग्रेज इतना गया कि वहां पे हम ऋषि सुनक को भी भेज दिए थे। समझ रहे हो ना? हाँ, ये अलग बात है, वो निकल गए, मैं भेजे है ना हम तो भारतीय तो बहुत आगे निकल चुका है, मगर बहुत सारे लोग अभी भी पीछे हैं। सभी लोग को काम करने की जरूरत है, सभी लोग को काम करने की जरूरत है। बताओ, 140 करोड़ का ये जनता वाला देश है, ये 140 करोड़, यानी कि दुनिया में सबसे अधिक जो आबादी है वो भारत में ही रहता है। काम करना पड़ेगा ना, मेहनत करना पड़ेगा ना। तो क्या खाली इसी में रिकॉर्ड बनाना है क्या हमें कि इंडिया इज द पॉपुलेस कंट्री इन द वर्ल्ड? ये क्या काम का? साउथ कोरिया देखो, ताइवान देखो, वियतनाम देखो, इजराइल देखो। खैर इजराइल का एग्जांपल नहीं देना चाहिए मुझे। समझ रहे हो ना इजराइल में क्या हो रहा है? समझ रहे हो ना इंटरनेशनल अफेयर्स? हाँ, तो हम लोग प्रण ले, देखो अब प्रण यही ले, अपना काम अच्छा करना है। अभी जितने भी यहाँ बैठे हो सब विद्यार्थी गण ही बैठे हुए हो, स्टूडेंट ही बैठे हुए हो, तो तुम लोग का क्या धर्म होना चाहिए? दो मजा दो अपनी स्टडी में, खूब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई करो। हाँ, और पढ़ाई का भी डेफिनेशन होता है जी, पढ़ाई का भी अपना परिभाषा होता है। अब ये नहीं कि पूरा जोश में आ गए अब पढ़ ही रहे, बीच में ये सब भी होना चाहिए, बीच में ह्यूमन रिलेशन भी होना चाहिए। अब बताओ पहले के टाइम में क्या था? अतिथि देव भव। अब तो केवल बोलते हैं ना, करते कहाँ? तो तुमको नेशनलिस्ट बनना है तो इस पे भी थोड़ा काम करना पड़ेगा ना। वासुदेव कुटुंबकम बोला जाता था, क्या अभी है? बताओ, इजराइल उधर हमास पे अटैक कर दिया, कहाँ का वासुदेव कुटुंबकम? रसिया अटैक कर दिया यूक्रेन पे, कहाँ पे वासुदेव कुटुंबकम? बांग्लादेश में क्या हुआ, म्यांमार में क्या हुआ, क्या किसी छिपा हुआ है क्या? और हाँ, बांग्लादेश में जो हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है। जब मैं बांग्लादेश का बात कर रहा हूँ तो मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर याद आ रहे हैं। हमार सोनार बंगला किन्होंने लिखा? ये रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन अधिनायक जय, नेशनल एंथम किन्होंने लिखा? ये रविन्द्रनाथ टैगोर। वही रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको गुरुदेव भी कहा जाता है, वही रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने गीतांजलि भी लिखा, वही रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको फर्स्ट लिटरेचर नोबेल प्राइज भी मिला है एशिया में, और वही रविन्द्रनाथ टैगोर जो विद्यार्थी होते होते बहुत पॉपुलर हो गए। ऐसा बहुत कम होता है कि कॉलेज का विद्यार्थी इतना वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो। क्या दम है तो बन के दिखाओ रविन्द्रनाथ टैगोर, यदि दम है तो कम से कम भगत सिंह भी बन के दिखाओ। सभी विद्यार्थी को लगता है कि भगत सिंह केवल स्ट्रगल, वो फ्रीडम फाइटर थे, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ने में बहुत अच्छे थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे पढ़ने में। जब उनको कहा गया कि ठीक है आपको फांसी दिया जाएगा, कुछ ही समय बचा हुआ है, क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, किताब लाइए, किताब पढ़ेंगे। ये शब्द है भगत सिंह का। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है तुम लोग के लिए? तो कहने का मतलब क्या कि एक बहुत पढ़ाकू बच्चा भी एक बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर बन सकता है। और मेरा ये मानना है कि पढ़ा लिखा आदमी ही बहुत अच्छा फ्रीडम फाइटर बन सकता है, चाहे वो गांधी जी हो,
चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो मोतीलाल नेहरू हो, चाहे वो बीजी तिलक हो, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो, सब बहुत ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं। चाहे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही क्यों ना हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद ही क्यों ना हो, समझ रहे हो ना, यानी कि अनगिनत है, चाहे स्वामी जी ही क्यों ना हो। अच्छा, पढ़े लिखे थे तभी ना जाकर वहाँ पे स्पीच दिए होंगे शिकागो पार्लियामेंट में। तो एक तो बात तय हुआ यहाँ से, देश वही बचा सकता है जो पढ़ा लिखा आदमी है, और पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, तभी हम देश का तकदीर ठीक से तय कर सकते हैं। समझ गए? तो नेशनल एंथम में भी यही मैसेज है, आप नेशनलिज्म को आगे ले जाइए, राष्ट्रवाद को आगे ले जाइए, बट पढ़ाई करते हुए। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही राष्ट्रवाद आगे रहेगा, आगे चलेगा। इसी शब्द के साथ मैं अपने वाणी को कन्वेंशनल तरीके से एंड करना चाहूँगा, ख़त्म करना चाहूँगा।